आज लकड़ियां इतनी सी ही मिली, कल थोड़े में ही गुजारा करना होगा। आज तो बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। हे भभूति वाले बाबा, रक्षा करना। घर जाके सीधा नहा के आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर कुछ करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे भगवान, ये आवाज कैसी? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। जल्दी से निकल यहां से रघु। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूत हूं मैं। भूत भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जंगल से लकड़ियां काटी है बस। तुम चाहो तो सारी लकड़ियां रख लो, पर मुझे जाने दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर क्या करे, इस पापी पेट का सवाल है। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भूत भाई, ये रावण के जैसे हंस के डराओ मत। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अबे पागल है तू? बीवी घर पर पति के आने का इंतजार नहीं करती। तो तू किसका करती है? बकरे का, जिसे वो रोज हलाल करती है। मैं तो तुझे मारकर तेरी दुखी जिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। नहीं भूत भाई, कसम लगे मुझे मेरी मम्मी की। मेरी बीवी ऐसी नहीं है। वो तो तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। वैसे भी जब तक मैं ये लकड़ियां लेकर बनिए को नहीं बेचूंगा, तब तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम मियाँ बीवी आम जनता हैं भाई। हम पहले से मरे हुए हैं। अब तुम तो मत मारो भूत भाई। तेरी कहानी तो सच में बहुत डरावनी है, मुझसे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या करूं, भूत घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे तो बोलिए ना भूत भैया, आपको घास खानी है? मैं अभी काट कर ला देता हूँ, महीना भर चलेगी। अबे ओ ढक्कन इंसान, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की? ये एक कहावत थी। पर कहावत तो घोड़े वाली थी ना। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अबे पगले, यहाँ घोड़ा मैं हूँ। पर आप तो भूत हो। अबे ओ इंसान, अपनी बातों से मुझे मत कर हैरान। मैं पहले से ही हूं परेशान। मुझे बस भूख लगी है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। माफ करना दोस्त। ये भूत तो मुझे मारने ही वाला है। क्यों ना इसे खाने का लालच दे दूं, शायद बच जाऊं। एक मिनट भूत भाई, मेरी बात सुन लो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लेना। जल्दी बोल। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, मम्मी कसम। ये डील तो अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं अपने घर का पता देता हूं ना भूत भाई। मैं नहीं आया तो तुम मेरे घर आकर मुझे और मेरी बीवी दोनों को खा लेना। तेरी बात तो सही है, पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। सुन, अगर तूने मेरी भूख मिटा दी ना, तो मैं भी तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तेरी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? मैं तो बोल ही दूंगा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब हूं? अबे जो इंसान बनिए को लकड़ी बेचकर घर चलाता है, वो क्या कहीं का राजा महाराजा होगा? बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रख ले, अगर कल तू खाना नहीं लाया तो तू और तेरी बीवी दोनों गए। ठीक है रावण भाई, मतलब भूत भाई, मैं समझ गया। मैं पक्का कल खाना लेकर आऊंगा। ठीक है, जा। पर अभी कुछ खाने को है क्या तेरे पास? जी चने हैं। ला दे यार, आज इन्हीं से काम चला लेता हूं, पर कल पक्का। हाँ, जाब। चने अच्छे हैं। जी जी भूत भाई,
बाल बाल बचा। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, बच गया, वरना उस भूत ने तो हमारा काम तमाम ही कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको कैसे खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। बहुत तबाही मचा रखी थी तुम लोगों ने, हमारा सारा खाना चट कर जाते थे। अब देखना बेटा, मैं तुम सबको कैसे चट करवाता हूँ। अरे यहाँ किससे बात कर रहे हो? भूत भाई के खाने से। हमें पता था आप बड़े होशियार हैं, इसीलिए तो आपसे शादी किए थे हम। मुझे पता है तू मेरा खून पीने से पहले मुझे बटर लगा रही है, पर कोई नहीं, तेरा ही हूँ। आता हूँ भूत भाई को खिला के, उसके बाद काम की सुध लूंगा। भूत भैया ये लो, ले आए आपके लिए खाना। भूत भाई मैं जाऊं क्या? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, ये लो तुम्हारा इनाम। सोने का सिक्का, इससे तो सचमुच मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद भूत भाई, मैं कल खाना लेकर फिर आऊंगा। हाँ, कल मैं फिर आऊंगा। हुर्रे, मैं कल फिर आऊंगा। ये गुलाबिया देख तो, सोने का सिक्का। अब अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पर दिया किसने? अरे और कौन देगा, भूत भाई ने दिया है। असली है ना? अरे 100% असली है, इंसान धोखा दे सकता है, भूत नहीं। छोड़ो अब ये सब, तू चूल्हा जला, मैं इसे सोनार के यहाँ बेचकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, बाजार से गुलाब जल भी खरीद के ले आना और हमेशा अपने पास रखना, ताकि कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास ना फटके। ठीक है। नमस्ते लाला जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या बात है रघु, बोल क्या सेवा करूं तेरी? जी लाला जी, बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। अरे इस फटीचर के हाथ ये सोने का सिक्का कैसे लग गया? कहीं इसे जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? चलो इसे पैसे दे देता हूँ, फिर पता करता हूँ। मिला कहाँ से ये तुम्हें? कोई चोरी का तो नहीं है ना भाई? अरे नहीं लाला जी, चोरी का नहीं, बल्कि खालिश ईमानदारी का है। आप पैसे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो इसे सही भाव लगा देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इसे ये सोना मिला कहाँ से। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। ये देख गुलबिया, क्या लाया मैं तेरे लिए, महीने भर का राशन, मीठा नमकीन। और ये देख, तेरी साड़ी फट गई थी ना, और हाँ, मैंने गंगा जल भी खरीद लिया है। अब इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। हमको पता था एक दिन तुम हमारी सारी इच्छा पूरा करोगे, इसीलिए तो तुमसे शादी किए थे हम। अच्छा अब कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है, कल सुबह काम पर निकलना है। इस पेड़ पर चढ़कर छुप जाता हूँ, फिर ऊपर से ही रघु पर नजर रखूंगा।
गुलबिया, मैं इन्हें भूत भाई को खिलाकर आया। ये कहाँ चल दिया? पीछा करना होगा। भूत भाई, ये लो खाना आ गया, वो भी एकदम ताजा ताजा। सही समय पर आया है तू रघु, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहुत तेज भूख लगी है मुझे, ला खिला दे। अरे भिखारी, मेरे होते हुए तुम रखोगे सोना? ये सोना मेरा है, मेरा। चल अब सिक्का दे दे मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। दे मुझे। लाला जी लालच में आकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर कल किसी और को भी पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ेगा। आखिर मैं ऐसे कब तक भूत के चंगुल में उलझा रहूंगा? अगर किसी दिन भूत को खाना नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। कुछ भी हो, अब इस झंझट से मुझे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे पास तो गंगा जल है, इससे तो भूत भाई को मुक्ति मिल सकती है। क्या सोच रहा है रघु? तू मुझे ये सिक्का देगा या जान से जाएगा? अरे लाला जी, मुझे मारिएगा तो सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर आपको ज्यादा सिक्के चाहिए तो आप अंदर जाकर ले लीजिए। अंदर जाकर बोलिए। क्या बोलूं अंदर जाकर? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस बोलिएगा, मैं भोजन हूँ, मुझे सिक्का दो। ये बोलने पर सिक्का मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और हाँ, ये जल भी रख लीजिए। जल्द ही मेरे पास सोना ही सोना होगा। कितनी खुशी हो रही है ये सोचकर। मैं भोजन हूँ, मुझे सोने का सिक्का दो। भोजन? तुझे रघु ने भेजा है क्या? हाँ, रघु ने भेजा है। अब मुझे सिक्का दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? तेरी ऐसी की तैसी, जा तू मेरे पेट में विश्राम कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जलने क्यों लगा? काम हो गया, लालची लाला भी मर गया और भूत को भी मुक्ति मिल गई। अब मैं पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाऊंगा। आजकल मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आलू की खेती खराब हो जाएगी। जल्दी से जाकर पानी दे देती हूँ। हाय रे मेरी कमर। किसी ने ठीक ही कहा है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। आलू के सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। अब बस इंतजार है तो आलू के तैयार होने का। फिर मैं लोगों को ये आलू खिलाकर अपने वश में करके उनके जरिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी।
मैंने फसल में पानी तो अच्छे से दिया था। काश आलू भी अच्छे से बैठे हो। अरे वाह, आलू तो बहुत बढ़िया हुए हैं, एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अब होगा मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू, बड़े बड़े आलू, छोटे छोटे, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतनी रात को कौन औरत आलू बेच रही है? आलू ले लो आलू, जंगल में मिलेगा पुराना भालू, मेरे पास मिलेगा ताजा आलू। आलू वाली बहन, तुम इतनी रात को आलू बेच रही हो? क्या करूं बहन जी, हम चुड़ैलों को मेरा मतलब हम दुखियारी औरतों को रात में ही वक्त मिलता है ना। अच्छा, भाव क्या लगाया है? 50 के 4 किलो। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। जितने हैं उतने दे दो। दे तो दूं, लेकिन बहन बुरा मत मानना, तुम आलू बहुत महंगे बेच रही हो। क्या बहन जी, आपको महंगे लगते हैं तो 25 दे दो, आप खुश रहो बस। 25 नहीं, पूरे 20 दूंगी। देती हो तो दो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो क्या बोलती हो? बोलना क्या है बहन जी, मुझे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए में 4 नहीं 5 किलो ही ले जाओ। लगता है ये सब्जी वाली पागल है, इसलिए 200 रुपए के आलू 20 रुपए में बेच रही है। पागल कहेगी। लेकिन मुझे क्या, इससे पहले कि इसका मन बदल जाए, मैं आलू लेकर फूट लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन जी, तोल दूं ना? हाँ हाँ, तोल दो ना। ये लो बहन, आपके आलू, और ये तुम्हारे पैसे। मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने को कहा है। जल्दी से बनाकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू है, एक आलू से सब्जी कैसे बनेगी? बाजार गई तो आने जाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। आज तो मोहन जी खूब डांट मारेंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? शालू से पूछती हूँ, अगर उसके पास आलू हुए तो बात बन जाएगी। शालू, ओ शालू, सुनो तो जरा। शालू, शालू, शालू। दरवाजा तो खुला है, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही? शायद बाथरूम में होगी। आवाज देकर देखती हूँ। शालू, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे शालू, तुम्हें कितनी आवाजें दी मैंने, लेकिन तुम टीवी में इतनी खो गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुनी तुमने।
सॉरी माला, मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर घर में आलू खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास आलू है क्या? शालू के पास हमेशा आलू होते हैं। वैसे आज मैंने आलू की सब्जी कुछ ज्यादा बना ली थी, तुम वही ले जाओ, तुम्हारा समय भी बचेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू को आलू के लिए नो थैंक्स। पर सब्जी ले जाने से पहले थोड़ी चखकर बताओ तो कैसी बनी है? शालू सब्जी तो चख लूंगी, पर एक बात बता, तेरी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तुझे क्या कभी मोतियाबिंद हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, पर नहीं हुआ तो चल, शालू के आलू टेस्ट कर और घर पहुंचकर अपनी पति की सेवा कर। अच्छा, टेस्ट करती हूँ, रौब मत झाड़। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। माला, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लगा दो। तुम्हें आलू की सब्जी बनाने को कहा था, बनाई क्या? तुम्हारे लिए तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं पतिदेव। ये सब्जी बनाना किस खेत की मूली है? ये लो, खाओ आलू की सब्जी। अरे रोटी भी तो लाओ, खाली सब्जी कैसे खाऊं? आज तुम्हारी पड़ोसन शालू ने ऐसी आलू की सब्जी बनाई है कि एक चम्मच खाते ही तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोतियाबिंद हो गया है। अब तुम बोलोगे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता, तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें कभी हुआ है? फिर तुम सोचते हुए जवाब दोगे कि नहीं। फिर मैं कहूंगी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मोतियाबिंद कैसा होता है, तो इतने सवाल जवाब क्यों? सीधे सीधे सब्जी खाओ। अरे तुम्हें हो क्या गया है? कितना तड़ातड़ बोले जा रही हो। अच्छा लाओ दो, मैं भी देखूं पड़ोसन के हाथ का जादू, मेरा मतलब टेस्ट। क्यों? तुम्हें भी हो गया ना मोतियाबिंद? हो गया। तो बोलो, शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। बन गई बात। धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में हो जाएंगे। जल्दी से बचे खुचे आलू भी बेच डालती हूँ। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो, गवर्नमेंट वाले आलू ले लो, फ्री की स्कीम वाले आलू ले लो, आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाले आलू मुझे दो, मुझे दो, मुझे भी दो, मुझे दो आलू, मुझे भी दो, मैं लूंगी आलू, मैं लूंगी आलू, मैं भी लूंगी आलू। अरे रे, रुको, आप लोग लड़ो मत। आप लोग 3 हैं, तीनों आधे आधे आलू ले जाओ, बात खत्म। सरकारी माल पर तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, सही कहा तुमने। ये खाएंगे आलू, मेरा काम होना चालू। चुड़ैल माई की चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय। मेरे आलू काम कर गए। अब बस तुम सब मेरे गुलाम हो।
अब मैं जो कहूंगी तुम सब वही करोगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 100 जवान आदमियों के खून से नहाना होगा। तो जाओ, 100 जवान आदमियों को पकड़ कर लाओ। जाओ। बचाओ, 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 बचाओ। रुक जा मूर्ख बाबा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को रोकने की? इसकी सजा मिलेगी तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। ये क्या किया तूने बाबा? इन लोगों को मेरे सम्मोहन से निकाल कर तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये मेरा शरीर क्यों जलने लगा? रोको इस आग को। रोको इस आग को। जब तक महाकाल इस गुलेल बाबा के साथ हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। हे भगवान, ये बुढ़ापा भी ना। अरे माँ जी, रुकिए, मैं उठा देता हूँ। अरे बेटा, क्यों तकलीफ करते हो? मैं उठा लूंगी। अरे माँ जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? 1 मिनट में हो जाएगा ये सब। ये लीजिए माँ जी। सच बोलूं बेटा, बहुत सही समय पर भेजा है भगवान ने तुम्हें। झुकने में बहुत तकलीफ होती है इस उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं है माँ जी। आप मेरी माँ की उम्र की हैं और माँ की सेवा करने से तो पुण्य मिलता है। बहुत प्यारी बातें करते हो बेटा तुम। नाम क्या है तुम्हारा? रघु। और मेरा नाम शकुंतला। अच्छा बेटा, चलती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुरा ना माने माँ जी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? यही अट्टा पीर तक जा रही हूँ। वही मेरा घर है। तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे भी अत्ता पीर की ओर से ही जाना है। टैक्सी है मेरे पास। ये तो अच्छा हो जाएगा। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। लेकिन बेटा, तुम्हारे कपड़े तो टैक्सी ड्राइवर वाले नहीं हैं। माँ जी, वो कपड़े गंदे हो गए थे, धोने का समय ही नहीं मिला। अकेला रहता हूँ ना, शादी नहीं हुई है अभी तक, इसीलिए आज सादे कपड़ों में हूँ। यहीं पास में ही है मेरी टैक्सी, आइए। ठीक है बेटा, चलो। तो लाइए, ये सामान मुझे पकड़ाइए। अब बेटा कहा है तो बेटे वाला काम भी तो कर लूं।
अत्ता पीर में कहाँ छोड़ूं माँ जी? आनंद कॉलोनी में एंटर करते ही सीधे हाथ पर मोड़ लेना बेटा। उस गली में आखिरी घर मेरा ही है, 610। जी माँ जी। बस बेटा यहीं रोक दो, ये सामने वाला घर मेरा ही है। अरे वाह माँ जी, आपका घर तो एकदम महल जैसा है। बस बेटा, इस महल में बस दीवारें ही रह गई हैं। मतलब? अब तुमसे क्या छिपाना, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरे सिवा इस घर में अब कोई नहीं। जितने अपने थे सबको एक एक करके ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया बेटा। जाने कब मेरा नंबर आएगा। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। ऐसा मत बोलो बेटा, जितना जीना था जी लिया। अब तो ये फल और सब्जी लाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा है तो मुझे याद कर लिया करें माँ जी, मैं ले जाया करूंगा आपको मार्केट। ये मेरा नंबर है। ठीक है बेटा, कितने पैसे हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं माँ जी? एक तरफ बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ पैसे की बात कर रही हैं। कोई बेटा अपनी माँ से किराया लेता है क्या? खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। हेलो हेलो सुहानी, हेलो। हाँ माँ, तुम ऐसे घबराई क्यों हो? बेटा बेटा, घर में चोर घुस आए हैं, हमें डर लग रहा है। दरवाजा खोलो। सुहानी, कुछ कर बेटा, कुछ कर। मैं कुछ करती हूँ माँ। वो अंदर आ गए बेटा। माँ तुम दूर रहो उनसे। हमसे होशियारी अभी बताता हूँ। माँ, पापा, क्या हुआ माँ? पापा मर गए दोनों। संभल कर राणा, आवाज नहीं, बुढ़िया घर में ही है। सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस, घर तो बहुत ही शानदार है, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ। ध्यान से काम करो सब, अब कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कौन हो तुम लोग? मर गए। पकड़ इसे, इसके हाथ में भी सोने के कंगन है, उतार लो इसे। देखो, छोड़ दो मुझे, ये गलत है। जो तेरे लिए गलत है बुढ़िया, वो हमारे लिए सही है। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में चोरी करते हुए हमें सालों हो गए, लेकिन हम कभी पकड़े नहीं गए। हाँ, बस एक गलती जरूर दूसरी बार हो गई। पहली गलती में आनंद विहार में रहने वाले बूढ़ा बुढ़िया मरे थे, अब तू अत्ता पीर वाली मरेगी। तो वो तुम थे रघु टैक्सी ड्राइवर? तूने पहचान लिया बुढ़िया? आज ही तो सुनी थी तेरी आवाज बेटा।
कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज सड़कों पर हाथ में सोने के कंगन डालकर चारा डाल रही थी तुम्हें। आज मिले हो, अब नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे माँ पापा को मार डाला था ना, अब मैं तुम सबको मारूंगी। आह! साली बुढ़िया, तूने मेरे दोस्तों को मार डाला। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तो किसने कहा है छोड़ मुझे? मैं तो कहती हूँ आज तो मुझे पकड़ ही ले। बस बस, बहुत हुआ सांप और नेवले का खेल। तुम मुझे यहाँ चारा डालकर लाई थी ना, तू मुझे चारा डालकर नहीं लाई। तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है, अब तू नहीं बचेगी। उसमें गोलियां नहीं है रघु। हाय इंस्पेक्टर, मैं सीआईडी ऑफिसर सुहानी शकुंतला जायसवाल बोल रही हूँ, अट्टापीर आनंद कॉलोनी 610 से। मेरे घर में 3 चोर घुस आए थे। सेल्फ डिफेंस में तीनों मारे गए। प्लीज कम फास्ट। आज मेरे माँ पापा की आत्मा को शांति मिल गई होगी। राहुल एक शांत और अपने आप में ही रहने वाला इंसान है। राहुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ऑफिस में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां राहुल पर फिदा है, क्योंकि राहुल देखने में बड़ा ही हैंडसम है। यार कितनी नसीब वाली होगी वह लड़की जिसके साथ राहुल की शादी होगी। लेकिन ये तो घास भी नहीं डालता हमें। कहीं ये गे वगैरह तो नहीं है? सिया इसी ऑफिस में काम करती है। सिया बस अपने काम से ही बात करती है। काश मैं राहुल को अपने दिल की बात कह पाती कि मुझे उससे कितना प्यार है। देखती हूँ बच्चू, कब तक मुझे ये इग्नोर करते रहोगे। बस अब इसी संडे राहुल के घर जाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, यहाँ रहता है राहुल। यहाँ कितना सन्नाटा है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अरे
मेन डोर पर ताला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल अंदर ही होगा। किसी से मिलता तो नहीं है और ना ही कोई उसकी दोस्त है। अंदर जाने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये रहा रास्ता। शायद ये गैराज है और ताला भी नहीं है यहाँ। जब सिया को यकीन होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब वो गैराज का शटर खोलकर अंदर जाती है। उसे गैराज के अंदर एक कार दिखाई देती है। इसका मतलब राहुल घर में ही है। वहाँ पीले रंग का एक बल्ब जल रहा है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता घर के अंदर जाता होगा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली थी। अरे ये दरवाजा तो बिल्कुल खुला हुआ है। सिया को बेसमेंट में जा रही कुछ सीढ़ियां नजर आ जाती हैं। कोई है? राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सिया को वहाँ एक बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है। बड़ी ही तेज लाइट्स में 3 लड़कियाँ दिखती है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और तीनों को भी मरकर शायद बहुत वक्त हुआ है। उनकी लाशें अब सड़ चुकी हैं। हे भगवान, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ बस। तभी सिया को किसी कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? तो ये आवाजें इस कमरे से आ रही हैं। सिया बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। वो काफी डरी तो है, लेकिन उससे अंदर क्या शुरू है वो भी जानना है। वो कमरे के दरवाजे तक आकर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं, अंदर भी एक लड़की है जिसके हाथ और पैर मजबूती के साथ बगल वाले पिलर पर बांधे जा चुके हैं। लड़की का बदन खून से लथपथ है और एक आदमी उसके गले से उसका खून चूस रहा है। कौन हो तुम? राहुल, तुम? वो शैतान राहुल ही है। उसके दांत अब नुकीले और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है। हाँ, मैं। तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ आ गई। राहुल, तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं बाहर जाकर तुम्हारा असली रूप सबको बता दूंगी। राहुल असल में खून पीने वाला एक पिशाच है, जिसे जिंदा रहने के लिए हर रोज इंसानी खून पीना जरूरी है। बेवकूफ लड़की, यहाँ से जिंदा जाओगी तब किसी को कुछ बता पाओगी ना। नहीं राहुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस में रोजी की बातें कर रहे थे। कल से रोजी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो उसकी मम्मी डैडी का भी फोन आया था यार। कहाँ होगी रोजी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में रोजी की बातें हो रही थी।
उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा दी गई, पर पुलिस को रोजी का कोई पता नहीं चला। रोजी का एक फ्रेंड था समीर। समीर मन ही मन रोजी से बहुत प्यार करता था। रोजी के यूं लापता होने से वो बेचैन हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर रोजी के साथ क्या हुआ। कैसी होगी रोजी, किस हाल में होगी। पुलिस से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही रोजी को ढूंढना होगा। समीर ने अपने एक हैकर फ्रेंड से रोजी की लास्ट लोकेशन पता की और वो निकल पड़ा रोजी को ढूंढने के लिए। समीर राहुल के घर के बाहर पहुंचा। इलाका सुनसान था, पर फिर समीर ने राहुल को अपनी कार से घर के अंदर जाते देखा। ये तो राहुल है, ये रोजी के ऑफिस में काम करता है। कहीं इसी ने तो रोजी के साथ कुछ नहीं किया। समीर को राहुल पर शक हो गया। उसे घर के भीतर जाकर देखना था, पर वो इंतजार करने लगा अंधेरा होने का। रात के लगभग 12 बजे थे। राहुल के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद सो गया है, यही सही मौका है। समीर गेट फान कर घर के अंदर घुस गया। ये कैसी गंदी बदबू है। घर दिखने में तो साधारण था, पर फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, पर अब वो बदबू बढ़ गई थी। समीर अंधेरे में लाइट का बटन ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में किसी लड़की के बाल आए। समीर डर गया। ये तो लड़की के बाल हैं। कमरे में लड़कियों के बाल, हैंडबैग्स और कपड़े भी थे। इस खंबे पे रस्सियां क्यों बंधी है? ये राहुल यहां करता क्या है? राहुल, बोलिए रोजी कहाँ है? मुझे पता है वो यहीं आई थी। बोल मेरी रोजी कहाँ है? राहुल, प्लीज बता दे मेरी रोजी कहाँ है। बताने से अच्छा तुझे भी उसी के पास भेज देता हूं। क्या मतलब? राहुल ने समीर का पैर दबोच लिया। राहुल ने समीर की गर्दन में अपना दांत गाड़ दिया और उसका खून पीने लगा। समीर भी लापता हो गया और राहुल पहले की तरह ऑफिस जाने लगा। ना जाने राहुल और कितनों की जान लेगा। सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे। दोनों नशे में धुत थे। उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार, आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार, शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी। कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार, बस उसी की कमी थी। सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल, एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी?
अरे आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा। उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके मां बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने मां बाप के साथ रहता। मिहिर की मां हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ, क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी। अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा, क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे, तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी। मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा, वहाँ से क्यों आए तुम? वहाँ से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो
आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं। नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी। माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गंवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई।